वेलकम टू ज्ञानदीप एकेडमी ना। लास्ट लेक्चर सीरीज जो हमने देखी थी उसी में एक नया वीडियो आज बना रहे हैं। इसमें फार्मेसी लैंड एथिक्स या फिर ये पहले फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से सब्जेक्ट था। 40 to 45 मिनट का एक वीडियो रहेगा। यदि इसको अच्छे से पढ़ते तो एक इमेज क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में कि एग्जाम में हमको कैसे लिखना है, क्या क्या टॉपिक है लैंड एथिक्स में। पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चों ने रेगुलर क्लास कर रखी है पहले से, उनको रिवाइज करने के लिए ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको ध्यान से सुने। अब ऑडियो भी यदि इसका देखोगे तो आपको समझ में सुनने पर समझ में आएगा, हाँ हमारे सब दिमाग में पूरा जूरिस्प्रूडेंस या लैंड एथिक्स आ गया है। जैसे फार्मेसी से एग्जाम, एग्जिट एग्जाम और आपकी जो रेगुलर थ्योरी एग्जाम होती है, ठीक है, तीनों एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको। ठीक है, तो चलो इसको कंटिन्यू करता है। फार्मेसी लैंड एथिक्स या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, 40 to 45 मिनट का, ठीक है, एक पूरा लेक्चर रहेगा। इसमें तो पूरा लैंड एथिक्स या जूरिस्प्रूडेंस का रिवीजन हो जाएगा। और यदि इसको अच्छे सुन लो तो एग्जाम में आराम से निकलोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनता। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और फुल फॉर्म जो एग्जाम में आते रहते हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुने। तो इसी से मान लो हमारा कम से कम 30 मार्क्स का कवर हो सकता है। थोड़ा साथ में बता दूं, सुनते जाना। तो पीसीआई क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल काउंसिल है जो दिल्ली में है। फार्मेसी एक्ट के अंदर इसकी स्थापना हुई है, जो पूरे इंडिया में एजुकेशन रेगुलेशंस को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। पीसीआई इंस्पेक्टर बनाती है, वो इंस्पेक्शन करते हैं, कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, सब काम पीसीआई के होते हैं। सिलेबस की ड्राफ्टिंग करना, ठीक है, उसमें कोर्स कितने साल का होगा, ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा, ये सब चीज़ें पीसीआई और एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करते। सारा डिटेल में आगे और देखें तो थोड़ा सुनो। फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल हर स्टेट में होती है, इसका मेन काम होता है रजिस्ट्रेशन का। आप डिप्लोमा फार्मेसी से डिग्री करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाओगे? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। फिर बाद में रिन्यूअल भी होता है 5 साल में। यदि कुछ गलत काम करते हो, टर्मिनेशन, ये सब काम स्टेट फार्मेसी। और 2 स्टेट की मिलीजुली काउंसिल को क्या बोलते हैं हम? जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, 1940 रूल 1945। ये पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वगैरह सबको रेगुलेट करने के लिए पूरा एक्ट है। तो आगे देखेंगे इसमें ये 2 एडवाइजरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है टेक्निकल मैटर में ड्रग रिलेटेड। तो डीटीएपी और डीसीसी। डीटीएपी में कितने मेंबर होते हैं? आगे ऑलरेडी 18 मेंबर होते हैं, जिसमें हर स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर होते हैं। तो एडवाइजरी बॉडी है, न कि रेगुलेटरी अथॉरिटी। सीडीएल सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सीडीटीएल भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल पहले 7 थी, अब एक इंदौर में और बन गई है, तब टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई है। ये ड्रग के एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काम करने का काम करती है। ठीक है, फिर एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो नशीले पदार्थ होते हैं, साइकोलॉजी पे असर दिखाते हैं। सीपीसीएसी है, इसका नया नाम हो गया सीसीएसी है, पी हट गया इसमें। तो कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। एनिमल्स के जो ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। और ये कमेटी किसके अंडर में है? तो पीसी एक्ट के अंडर में। ठीक है, 1960 आगे बताऊंगा इसमें। आईएईसी क्या होता है? इंस्टीट्यूशन एनिमल एथिकल कमेटी। जो मेडिकल कॉलेज हो गए, फार्मेसी कॉलेज हो गए, जहाँ पर एनिमल हाउस होता है, जहाँ पर एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसकी एक इंटरनल कमेटी होती है, जिसमें एक सीपीसीएसी का नॉमिनी भी होता है। टोटल 8 मेंबर होते हैं। ये इंस्टीट्यूट के अंदर कोई एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके प्रपोजल को रिव्यू करना, उसको अप्रूवल देना, उस एक्सपेरिमेंट को सुपरवाइज करने का काम करती है। फसाई क्या है? अथॉरिटी है ना, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड की क्वालिटी, गुणवत्ता को निर्धारित करती है। डीपीसी और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है। जो एसेंशियल मेडिसिन होती है उनको रेट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये दवाइयाँ सेफ है, एफिकेशियस है, सस्ती है, किसी को मिलना चाहिए। ठीक है, एमटीपी एक्ट आएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए। और लीगल अबॉर्शन जहाँ बच्चे को कुछ एबनॉर्मलिटी है, माँ की हेल्थ को कुछ रिस्क है, तो उस केस में हम करा सकते हैं। पूरा एक्ट पढ़ेंगे। सिडास्को क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, रेगुलेटरी बॉडी है या अथॉरिटी है। ये क्या करती है? तो ये हमारे देश में ड्रग, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस, इनकी गुणवत्ता को, क्वालिटी को निर्धारित करते हैं। नए ड्रग को अप्रूवल देती है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल देना, ठीक है, ड्रग को बैन करने का काम करती है। इसकी अलग अलग सब डिवीजन भी आगे देखेंगे इसमें। आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में है। ये क्या करता है? फार्माकोपिया बनाता है, उसमें बार बार चेंजेस होना है ना, मोनोग्राफ को अपडेट करना, और आईपी रेफरेंस सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। फिर 3 टाइप के फार्म आए। सबसे पहला था आईएनडीए, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन था, हमको इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को ह्यूमन ट्रायल्स पे जाना है तो हमको गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। एनिमल स्टडी के बाद हमको आईएनडीए भरते हैं।
फिर एनिमल स्टडी हो गई। ह्यूमन ट्रायल के लिए जब ह्यूमन ट्रायल हो गया तो फिर हम एनडीए भरेंगे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन की। हम इस ड्रग के लिए हमको अप्रूवल दे दो, और कोई डोसेज फॉर्म में इनमें कोई बदलाव होता है तो उसमें एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। 3 टाइप की एप्लीकेशन है अप्रूवल के लगता है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। आईसीएमआर क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये काउंसिल है मेडिकल रिसर्च में एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जो बीमारियों पे रिसर्च करते हैं, ड्रग पे रिसर्च करते हैं कि बीमारी को ट्रीट करने के प्रॉपर एसटीजी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होना चाहिए। कई बार आप आईसीएमआर का नाम आपने कोविड में भी सुना होगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है, प्राइवेट गवर्नमेंट वहाँ इंस्पेक्शन करती है, नॉर्म्स डिसाइड करती है। एआईसीटी जो होता है टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करती है, कितने टीचर होना चाहिए, बिल्डिंग कैसी होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, ये सब चीजें एआईसीटी का होता है। और एनसीबी क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स को उनके इंपोर्ट वगैरह इनको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिया अंडर द एनडीपीएस एक्ट के अंदर, ठीक है, उसको हम एनसीबी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। ये इसमें से आती रेगुलेटरी बॉडी, कुछ एडवाइजरी बॉडी, इनको सबको आगे में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर देख लेना। शेड्यूल पे बहुत क्वेश्चन आता है, शेड्यूल में 1 वर्ड याद रखना। ए भी क्या मिलेंगे, सारे फॉर्म, प्रो फार्मा एप्लीकेशन, हमको मेडिकल स्टोर खोलना है, लाइसेंस है, उसके फॉर्म मिलेंगे। बी में फीस या रेट लिस्ट मिलेगी किसी दवाई को टेस्ट करने की। C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिनके लिए अलग ही कुछ प्रोविजन या रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। इसमें इंजेक्टेबल आ जाते हैं, इसमें नॉन प्रिंटेबल आ जाएंगे। डी में एग्जेम्प्टेड मेडिसिन है, जिनको इंपोर्ट में छूट दे रखी है। ई में पॉइजन आएंगे सारे। एफ में ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है, हमको एक ब्लड बैंक खोलना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। F1 के अंदर वैक्सीन वगैरह की गाइडलाइन दे रखी है। F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड दे रखे हैं। अमेरिकन टेप के स्टैंडर्ड F3 में दे रखा है। FF दोनों आपस में फोकस करते हैं। FF मतलब ऑप्थेल्मिक की गाइडलाइन, जो आंख में डालने वाले प्रोडक्ट होते हैं, आई ड्रॉप कैसा होना चाहिए, ऑइंटमेंट कैसा होना चाहिए। जी में ऐसी दवाइयों की लिस्ट है जिनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, जबकि उनको लो तो डॉक्टर की सलाह। तो किसी भी स्ट्रिप पे लिखा शेड्यूल जी ड्रग टू बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ आरएमपी। शेड्यूल एच में क्या है, ऐसी दवाइयां जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल हमको नहीं करना है, टू बी सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। H1 के अंदर वो कुछ H और कुछ X की दवाई मिला जुला के H1 बना दे, इनको भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमको नहीं बेचना है। तो टीबी की दवाइयां, नशे प्रोडक्ट्स सारे किसमें आ जाएंगे, H1 में आ जाएंगे। जे में ऐसी डिसीज की लिस्ट है जिनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, उसको शेड्यूल जे कहते हैं। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए पूरी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आगे आएगा, ठीक है। के अंदर जो एग्जेम्प्टेड मेडिसिन दे रखी है, जिनको मैन्युफैक्चरिंग से छूट दे रखी है। M1, M2, M3 इसमें जीएमपी गाइडलाइन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की दवाई बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कंपनी की लोकेशन, उसका लेआउट, उसमें पर्सनल, उसमें इक्विपमेंट वगैरह सब चीजें आएगी, ठीक है। तो M1 के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की गाइडलाइन, M2 में कॉस्मेटिक, M3 में मेडिकल डिवाइस। एक क्या है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए हमको, फार्मासिस्ट चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, फर्नीचर वगैरह बराबर चाहिए, सब N में मिलेगी। ओ में डिसइंफेक्टेड कैसा होना चाहिए, उसकी गाइडलाइन दे रखी है। पी पर पीरियड, पीरियड मतलब लाइफ पीरियड या एक्सपायरी डेट, कौन सी ड्रग कितने दिन में एक्सपायर होगी, उसकी स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में कोल्ड कंडीशन मतलब 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कूल कंडीशन मतलब 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर आ जाएगा। क्यू में कोलतार कलर परमिटेड फॉर टू बी यूज्ड इन सॉफ्ट कॉस्मेटिक वगैरह, उनकी गाइडलाइन दे रखी है। P1 P फॉर पैक साइज, तो कोई भी दवाई का एक मिनिमम या मैक्सिमम पैक साइज क्या होगा, पैक साइज के स्टैंडर्ड दे रखे हैं। R में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में जो रबर वगैरह लेटेक्स यूज है उसके स्टैंडर्ड दे रखे हैं। R1 में मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्ड, S में कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड। ये R1 S में कंपनी स्टैंडर्ड दे रखे हैं। उधर M2 M3 में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन दे रखी है। फिर आ जाए B में पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड दे रखे हैं। W में लिस्ट ऑफ जेनरिक मेडिसिन, जिनको जेनरिक नेम से मार्केट में आती है। X पूरा आगे पढ़ लेंगे हम, NDPS नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इनको बनाने की, बेचने की, रखने की सारी अलग की गाइडलाइन दे रखी है, ठीक है। Y के अंदर पूरे क्लिनिकल ट्रायल आ जाएंगे, कहाँ ट्रायल होगा, वहाँ पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन होगा, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट का कंसेंट लिया नहीं लिया, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4, पूरे Y में क्लिनिकल ट्रायल की गाइडलाइन दे रखी है। तो ये शेड्यूल्स का 1 वर्ड याद रखना, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। बहुत सारे MCQ कई जगह मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस लाए थे, इसमें ये शेड्यूल पे बहुत क्वेश्चन आता है। अब 1 वर्ड याद रखना जिनको हाईलाइट कर रखा है। कुछ डेफिनेशन से ड्रग किसको बोलते थे, ऐसे प्रोडक्ट जो किसी डिसीज की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में काम है उसको ड्रग होता है, इंक्लूडिंग मॉस्किटो रिपेलिंग सब्सटेंस भी ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। कॉस्मेटिक क्या होता है, तो बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, रब किए जाते हैं, पोर किया जाता है, तो फॉर द ब्यूटीफाइंग पर्पस या हमारे अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए।
मिस ब्रांडेड किसको बोलते हैं, किसी ड्रग को बहुत ज्यादा कलर्ड, कोटेड या पाउडर करके उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रॉपर प्रिस्क्राइब नहीं है प्रॉपर मैनर में, या जो लेबल पे लिखा गया है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये कोई सिरप है जो भी इसमें ड्रग बोले इतने ml या इतने mg और उसमें उतना नहीं है, ये मिस ब्रांडिंग कहलाता है। ठीक है, फिर आता है एडल्ट्रेटेड या और एक आता है स्पूरियस। एडल्ट्रेटेड मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ डिग्रेडेड प्रोडक्ट या सब स्टैंडर्ड मटेरियल क्या है मिलाया गया, उसको एडल्ट्रेटेड बोलते हैं, मिलावट वाला। तो स्पूरियस मतलब घटिया चीजें या नकली दवाएं, इमिटेशन, जिसमें एस रिजेंबल उसके जैसे दिख रही पर वो ड्रग वैसी है ही नहीं, तो उसको हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो नोटिस, सर्कुलर, लेबल, डॉक्यूमेंट चीजें हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकता है, तो किसी को हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए दे रहे हैं। मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट लाइक तलिस्मा, मंत्र, कवच, चूर्ण वगैरह जो कुछ मिराकुलस पावर रखते हैं, ऐसा कोई शो कर रहा है कि दवाइयों में डिसीज में काम में आ जाए, उसको हम मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर या आरएमपी किसको बोलते हैं, कोई डॉक्टर, डेंटिस्ट, प्रैक्टिशनर है जो मेडिकल काउंसिल के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है, जिसने मेडिकल में कुछ क्वालिफिकेशन कर रखा है, उसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसा ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, ड्रग स्टोर क्या होता है, तो जहाँ दवाई बेची जाती है बट वहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको तो ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट की जरूरत वहाँ नहीं है, तो ये जनरल मेडिसिन हो गई। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट किसको बोलते हैं, कि ऐसी जगह या ऐसा लाइसेंस प्रीमाइसेस, ऐसी दुकान जहाँ पर दवाई क्या होती है सेल की जाती है बाय क्वालिफाइड पर्सन या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना, दवाई बनाई नहीं जाती। ठीक है, और फार्मेसी किसको बोलते हैं, ऐसा लाइसेंस प्रीमाइसेस जहाँ पर ड्रग की सेल भी की जाती है और दवाई कंपाउंड भी की जाती है बाय क्वालिफाइड पर्सन। तो यहाँ पर सेल भी है, कंपाउंडिंग भी है, क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में केवल क्या मिलेगा आपको, सेल कर किया जाता है प्री कंपाउंडेड मेडिसिन। तो आज जितने मेडिकल स्टोर हम देखते हो सब क्या है, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या है, पर्सन जिसने फार्मेसी में कुछ क्वालिफिकेशन है, डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या वो रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लाइसेंस इशू करने, उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोलते हैं। एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स आ जाएगी सारी, इनको आगे और डिटेल में हम देख लेंगे। एडिक्ट किसको बोलते हैं, जिस इंसान को कोई दवाई की या नार्कोटिक की क्या होती है लत लग जाती है। पेटेंट क्या है, तो किसी पर्सन को ग्रांट दी जाती है कुछ पीरियड के लिए, वो उसका पूरा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ले सके, उसको बनाने के लिए, बेचने के लिए, उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, उसको हम पेटेंट कहते हैं। और पेटेंट जिस पर्सन के नाम या जिसका नाम उस रजिस्टर में एंटर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट उस पर्सन को कहते हैं। मेज द कॉलम वगैरह ट्रू फॉल्स देखना था, आगे आपको काम में आएगा एग्जाम में, तो एमसीक्यू वगैरह आपको बाद में देखने के ये है। अब आ जाए हम एक एक टॉपिक पे, ठीक है। तो ड्रग पहले आ जाए हम फार्मेसी लैंड एथिक्स की पढ़ने की जरूरत क्यों, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में कुछ जनरल हमको कौन सा एक्ट कब आया, कब पास हो लिखना हमको, ठीक है। कुछ एक्ट के नाम दे रखे हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ पहले कमेटी थी, इसको ड्रग इंक्वायरी कमेटी और हाथी कमेटी कहते थे। देखो पहले हमारा जब देश आज़ाद नहीं था, हम बहुत सारी दवाइयाँ इंपोर्ट करते थे, हमारे यहाँ कोई ऐसा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं था, पहले कंपाउंडर वर्ड चलता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी कि आप जाओ सर्वे करके लाओ कुछ रिकमेंडेशन, तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को क्वालिफाइड पर्सन दवाई दे, ठीक है। ऐसा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था फार्मेसी में, कंपाउंडर वर्ड चलता था पहले, जो किसी के अंडर में काम कर रहा था, सीख जाता है, वो दवाई का बनाने का और देने का काम करता था। तो उस समय कर्नल आर.एन. चोपड़ा उस कमेटी के हेड थे। कमेटी इसको वायसराय कमेटी बोलते, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, उन्होंने कमेटी बना दी और पूरा उन्होंने सर्वे करके कुछ रिकमेंडेशन दी कि हमको फार्मेसी काउंसिल बनाना चाहिए। तो फिर पीसीआई का गठन किया गया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई गई, फिर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, है ना, फिर कोई एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत है, डीटीएबी डीसीसी का गठन हुआ, टेस्टिंग लेबोरेटरी हमको बनाना चाहिए जो दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करती है। सब चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन थे। अभी भी हम दवाइयाँ क्या कर रहे थे, यूरोप से और इधर से इंपोर्ट कर रहे थे बाद में भी। फिर बाद में एक कमेटी और बने जिसको हाथी कमेटी बोलते, इसके हेड जो थे वो जयसुखलाल हाथी थे। इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया कि भैया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, छोटी इंडस्ट्री काम क्यों नहीं कर पा रही है, उनको दवाई बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, तो हम क्यों लोगों पर डिपेंड रहे, बाहर से क्यों इम्पोर्ट करें, तो उनके लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाए। तो फिर इनने कुछ रिकमेंडेशन दी कि हम लाइसेंसिंग प्रोसीजर आसान हो जाए, दवाइयों के इंपोर्ट में कुछ इजीली लाइसेंस मिल जाए, है ना, मतलब उनको बनाने में, एक्सपोर्ट करने में, फिर उनको सब्सिडाइज
कुछ पैसा मिले जिससे वो उसको बढ़ा पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जिससे उनको लैंड जो है वो कम से कम रेट में मिल जाए रेंट पे। तो ये सब चीज़ें की। उसके बाद हमारा क्या, हमारे बाहर के जो मेक इन इंडिया में शुरू हुआ कि बाहर के लोग भी हमारे देश में इन्वेस्ट करने लगे। स्मॉल इंडस्ट्री में बाद में बहुत अच्छा बूम आया, जिससे क्या होगा हम सेल्फ डिपेंडेंट होने पे आगे और हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये दो कमिटीज के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आता है फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948, पहले ये बिल था वो 1947 में बिल कहाँ गया, हमारे पार्लियामेंट में, वहां से पास हुआ 48 में। और 48 में पास होने के बाद पहली पीसीआई का गठन किया गया, वो 1949 में उसका गठन किया गया, ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट के अंडर दो कमेटी, एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, दो संस्था है, और एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। तो एक ड्राफ्ट पूरा आया जो पार्लियामेंट से पास हुआ है कि हमारे देश में भी फार्मासिस्ट नहीं है, कुछ एजुकेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड बनाने हैं जिससे लोग पढ़े लिखे पास हो, फार्मासिस्ट निकले, वही दवाई बनाए वही दवाई बेचे। तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट आया, ठीक है। तो दो प्रकार की संस्थाओं का या काउंसिल का गठन किया गया उस एक्ट के अंडर में, ठीक है। तो एक सेंट्रल काउंसिल जिसको पीसीआई बोलते हैं वो दिल्ली में 5 साल के लिए बनती है, और एक होता है हर स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। कुछ स्टेट की मिलीजुली उसको जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। अब पीसीआई की क्या फंक्शन है, दिल्ली वाली काउंसिल क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन बना। जैसे आप डिप्लोमा फार्मेसी का एजुकेशन रेगुलेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, 2020 वाला। पहले 12 सब्जेक्ट थे, अब कितने कर दिए, 11 सब्जेक्ट कर दिए। मिनिमम मार्क्स आपके कितने कर दिए पासिंग, 40 मार्क्स कर दिए, ठीक है। आपको 500 घंटे ट्रेनिंग करना पड़ेगा 3 महीने। ये सब चीजें पीसीआई करती है। आगे और कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो मिनिमम एजुकेशन रेगुलेशन बनाना, मिनिमम एलिजिबिलिटी डिसाइड करना, 12th पास वाला एडमिशन लेगा, साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, पीसीबी पीसीएम का कोर्स कितने साल का, डिप्लोमा 2 साल का, डिग्री 4 साल का, एमकॉम 2 साल का, फार्म 6 साल का, ट्रेनिंग पीरियड डिप्लोमा करना तो 500 घंटे की ट्रेनिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक होंगे इसके अंदर, इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करने ना आप क्या बराबर पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचर है कि नहीं वहाँ पर, ठीक है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट है कि नहीं, क्लासेस लगती है कि नहीं, सैलरी बराबर दी जा रही है स्टाफ को। फिर वो यदि सब सही तो उसको अप्रूवल दे देना, अप्रूवल को आगे बढ़ाना एक्सटेंशन कहलाता है। और ये सब चीजें नहीं है, कोई गड़बड़ हो रही, माल प्रैक्टिस हो रही, तो वहाँ पर उसका अप्रूवल कैंसिल कर देते हैं। और जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अलग अलग स्टेट में होते हैं, उन सारे फार्मासिस्ट का डेटा किसके पास होता है, पीसीआई के पास। उसको बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर में रहता है। तो 1 अप्रैल को हर साल हर स्टेट से पूरा डेटा वहाँ जाता है। अब ये पीसीआई जो होती है 5 साल के लिए, मतलब एक कमेटी है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, तो 5 साल के लिए बनती है। फिर उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन वापस होता है, जिसके अंदर मेंबर्स कहाँ से आते हैं पीसीआई के अंदर। तो इलेक्टेड मेंबर कौन इलेक्ट करते हैं, यूजीसी करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट में इलेक्ट करते हैं। 6 में से 4 कोर ब्रांच होना चाहिए। ये सब टीचर होते हैं, एक फार्मा केमिस्ट्री का, फार्माकोलॉजी का, फार्माकोनोमिक्स का और सुटिक्स का, फार्मेसी का। फिर एक एमसीए का मेंबर है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये हो गए इलेक्टेड मेंबर। फिर आगे नॉमिनेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है 6 मेंबर्स को, और यूजीसी और एआईसीटी के भी मेंबर इसमें होते हैं। और एक्स ऑफिस 3 एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड हो गया, ड्रग कंट्रोल इंडिया या डीसीजीआई बोलते हैं इसको, और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज सीडीएल का हेड, ठीक है। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। फिर इनका एक प्रेसिडेंट बन जाता है इनमें से कोई, ठीक है। इनमें से एक प्रेसिडेंट बनेगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है जो सारे काम करने का काम करती है। फिर आ जाए स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी हम रजिस्ट्रेशन कराने दिल्ली नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं, स्टेट फार्मेसी। जैसे एमपी का भोपाल में, यूपी का लखनऊ में। तो क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना, ठीक है, और डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि रजिस्ट्रेशन हम गड़बड़ काम करें तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर फर्स्ट रजिस्टर सब्सिक्वेंट रजिस्टर मेंटेन करती है, और ड्रग स्टोर वगैरह को इंस्पेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शन। अब इसके यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एमसीए का मेंबर, फिर नॉमिनेटेड है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। और 3 एक्स ऑफिस मेंबर उस स्टेट का मेडिकल ऑफिसर जो हेड होता है, फिर ड्रग इंचार्ज आ जाएगा और गवर्नमेंट एनालिस्ट हो जाएगा। 2 स्टेट की मिलीजुली काउंसिल को क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के इसको कहते हैं जिसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड और जिसने फार्मेसी में कुछ क्वालिफिकेशन कर रखा है उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 टाइप के रजिस्टर बनते हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने जाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है,
तो वो 18 ईयर का होना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला होना चाहिए, या फिर फार्मेसी में उन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोई उसके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बनाता है। थोड़ा सा जो बड़ा लेक्चर जिसने सुना है मेरा उसको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो एक ट्रिब्यूनल बनाती है जिसमें 3 पर्सन होते हैं, एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। फिर ट्रिब्यूनल क्या करता है, डेट फिक्स करता है। पुराने समय में ऐसा चलता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया सब चीजें। वो उस डेट तक सब लोगों को बोलेगा अब अप्लाई करो जिसको फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर कराना हो। तो सारे फॉर्म आते हैं, फिर फॉर्म की स्क्रीनिंग होती है और जो सब चीजें सही मिलती है उनका नाम रजिस्टर में एंटर हो जाता है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी है या फिर उनको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको 90 डेज के लिए अपील करने का वापस टाइम देती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, फॉर्म देंगे, फीस देंगे, जनरली 3100 रुपए का डीडी लगता है। फेवर ऑफ रजिस्ट्रार स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मार्कशीट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, रेसिडेंस का प्रूफ वगैरह देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से पढ़ना। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 क्या है, तो ये इसमें एक गवर्नमेंट ने पीसीआई ने ड्राफ्ट निकाला, गजेटेड नोटिफिकेशन था पीसीआई के फार्मासिस्ट के लिए कि आप पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हो। तो पेशेंट की काउंसलिंग क्वालिफाइड पर्सन ही करवाएगा, उसके बदले में आपको कंसल्टेशन चार्ज आप ले सकते हो, ठीक है। और हमारे रजिस्ट्रेशन को रेंट पे नहीं देना है, कोई दे रहा है तो उसके एंगेज में जाओ, उसकी कंप्लेंट करो, उसके एंगेज में एक्शन होगी। फिर आता है तो पूरा फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट के अंदर पीसीआई, स्टेट पीसीआई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शन और फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। फिर आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। क्यों आया इस एक्ट की जरूरत, क्यों बोलते, इंश्योर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सोल्ड इन इंडिया आर सेफ, इफेक्टिव एंड कंफर्म द स्टेट क्वालिटी। जो दवाइयां हमारे देश में बनती है, बेची जाती है, यूज हो रही है, वो अच्छी क्वालिटी की हो, सेफ हो, असरदार हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। जो दवाइयां इंपोर्ट की उनको रेगुलेट करने के, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, इनको रेगुलेट करने के लिए हमको इस एक्ट की जरूरत पड़ी। तो क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट नहीं कर, क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो दवाइयां जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिस ब्रांड स्पूरियस हम ये नहीं कर सकते। इंपोर्ट करने के लिए हमको अलग अलग टाइप के लाइसेंस लेना पड़ेंगे, ठीक है। इनको डिटेल में बड़े लेक्चर में समझा दूंगा, भी थोड़ा सुनना। चलो फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग टाइप के लाइसेंस लगते हैं, ठीक है। तो पहला आता है शेड्यूल सी और C1। हमने अभी पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है, उसकी कंपनी खोलना है तो हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहले तो लाइसेंस प्रीमाइसेस चाहिए, एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए जिस जहां दवाई बनाएंगे, और वो वहां पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जीएमपी के अंदर, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस शेड्यूल 1 में लिखा है, वो सारी फुलफिल होना चाहिए। उस बिल्डिंग का लेआउट, उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें इक्विपमेंट, उसमें क्वालिफाइड पर्सन सब हो, एक टेक्निकल स्टाफ लगेगा जो बीफार्म और कम से कम उसको 18 मंथ का दवाई बनाने का अनुभव हो, दवाइयां रखने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आएगा, उसको इंस्पेक्शन करने देना है, और यदि हमने स्टाफ चेंज किया है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कहलाती है। फिर आता है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स दवाइयां बनाने थे तब भी हमको ये सब चीजें तो लगेगी। साथ में एक ऐसा रजिस्टर लगता है जिस रजिस्टर के अंदर है ना सीरियली बॉन्डेड पेज रजिस्टर चाहिए, जिसमें जितना बनाया, जितना बेचा है, जो है उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। नार्कोटिक ड्रग का क्या करेंगे लोग, गड़बड़ कर देंगे, इधर उधर मिसयूज करेंगे, ब्लैक में बेच देंगे, ड्रग अब्यूज, प्रॉब्लम आएगी वहां पर। तो एक ऐसा रजिस्टर में सारी जानकारी हो, दवाइयां प्रॉपर रिस्पांसिबल पर्सन के पास कस्टडी में रखना, और जो भी बना रहे बेच रहे उसकी रिपोर्ट हमको 3 महीने में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देते रहना है, और इसके कोई भी फिजिशियन सैंपल सप्लाई नहीं किए जाते, ठीक है। फिर आता है लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस किसको बोलते हैं, यदि कोई पर्सन जैसे मान लो कोई मार्केटिंग करता है एमआर, और धीरे धीरे उसके डॉक्टरों से अच्छी जान पहचान हो जाए तो धीरे धीरे अपनी कंपनी या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, पर इसके बाद दवाई बनाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, ये दूसरे की फैक्ट्री को क्या करता है, रेंटिंग बोलता है उसको, रेंट पे, मतलब इसका ये अपना प्रोडक्ट यहाँ से बनवा लेता है। सर बहुत सारा होने लगा, इसको बोलते हैं लोन लाइसेंस, ठीक है। तो लाइसेंस इज इशूड टू एप्लीकेंट हु डज नॉट हैव हिज ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो दूसरे की कंपनी ले रहा, तो दूसरे की कंपनी ले रहा, तो दूसरा पर्सन जो होगा ये उसको रिटर्न में कंसेंट देगा, मेरी कंपनी आप यूज कर लो, यहाँ प्रोडक्ट बनवा सकते हो। उसके लिए भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट शेड्यूल ए में लिखी वो सारी फुलफिल करना पड़ती है, ठीक है। रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या होता है, तो बल्क प्रोडक्ट को ब्रेक करके छोटे छोटे पैकेज में पैक करने वाले लाइसेंस को हम क्या बोलते हैं, रीपैकिंग लाइसेंस कहते हैं। अब सेल की बात करें तो सेल के लिए ऐसे बहुत सारे प्रकार के लाइसेंस होते हैं, पर दो अभी याद रखना, रिटेल और होलसेल। रिटेल किसको बोलते हैं, रिटेलर जो होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को सप्लाई कर, उसको रिटेलर बोलते हैं। होलसेलर किसको बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरर स्टॉकिस्ट से खरीदता है और रिटेलर को सप्लाई करता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19 के थ्रू जाते हैं, और 3 टाइप के फॉर्म भरना पड़ता है। फीस,
तो ड्रग को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। नार्कोटिक ड्रग सारे कहाँ जाएंगे, शेड्यूल एक्स में। शेड्यूल एक्स दवाई बेचना हो तो आपको फॉर्म 20 भरो, नहीं तो मत भरो, ठीक है। C1 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हमको 21 और अदर देन जो ना तो C में है ना C1 में है ना X में, उस टाइप की दवाइयों के लिए हमको फॉर्म 20 बना दो। दो तो सबको कंपलसरी है। तीसरा आप नार्कोटिक बेचो तो बनाओ, बेचो तो उसका पूरा हिसाब किताब हमको रखना है। तो 20, 21, 20F, यहाँ 20B, यहाँ पर भी B, यहाँ F की जगह है G। 1500, 1500, 500 इसकी फीस, ठीक है। अभी आगे समझ में, यदि मेरे को रिटेल खोलना है 3 फार्म बनना, होलसेल खोलना है तो ये 3 फार्म, और कंबाइंड खोलना है तो पूरे 6 फार्म बनना पड़ेंगे, ठीक है। और रिटेलर के लिए 10 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया, होलसेलर के लिए भी 10 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया, पर कंबाइंड खोलना है तो हमको 15 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया और 6 प्रकार के फार्म बनना पड़ेगा। होलसेलर कौन होता है, जो रिटेलर को सप्लाई करता है, मिनिमम एरिया 10 मीटर स्क्वायर, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, रजिस्टर्ड फार्मेसी लगेगा, पूरा रिकॉर्ड रखना, उसको 3 साल तक संभाल के, और लाइसेंस प्रीमाइसेस पे हमको डिस्प्ले करके रखना है। रिटेलर की बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो शेड्यूल ए में लिखी उसको फुलफिल करना है। 10 मीटर स्क्वायर एरिया, स्टोरेज फैसिलिटी, रजिस्टर्ड फार्मेसी, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने देना है, वो चेक करेगा सब रिकॉर्ड वगैरह। यदि हमने फार्मेसिस्ट चेंज किया है तो हमको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। और शेड्यूल एक्स और एच, ये दवाएं जो बेच रहे हैं हम, इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन की फोटोकॉपी करके हमारे पास 2 साल तक उसको संभाल के रखना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप फार्म के लिए जाते हैं, यदि आपको लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस उस दुकान का बन रहा है, ठीक है, तो लाइसेंस बनवाना हमको उसकी क्या प्रोसीजर होगी, तो एप्लीकेशन की तैयारी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखे, अपलोड करा, इंस्पेक्टर आएगा, वो दुकान का इंस्पेक्शन करेगा और हमको अप्रूवल दे देगा। तो मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, होलसेल रिटेल दोनों में ही लगेंगे। तो फार्म बता दो मैंने, रिटेलर में 20, 21 और 20F, ठीक है। और होलसेलर के लिए 20B, 21B और 20G। फीस 1500, 1500, 500 फीस लिख देना। फिर पूरे आईडी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, ठीक है, साइट प्लान, ये आर्किटेक्चर से या सिविल इंजीनियर से हमको सर्टिफाइड पर्सन से बनवा के देना, आगे पीछे कितना कितना एरिया क्या है, रेफ्रिजरेटर का बिल, फर्नीचर, क्वालिफाइड पर्सन या फार्मासिस्ट के पूरे डॉक्यूमेंट अगर हम सब सबमिट करेंगे, फिर इंस्पेक्टर आएगा, हमको मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल सारे आगे हमने देख लिए। अब आ जाए हम एडवाइजरी बोर्ड पे, ठीक है। कहाँ तक आ गए हम, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, आधा जूरिस्प्रूडेंस इसी पे खत्म हो जाता है पूरा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें सब पे क्वेश्चन आता है। तो 2 प्रकार के एडवाइजरी बोर्ड है, DTAB और DCC, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड जो गवर्नमेंट को ड्रग रिलेटेड मैटर में एडवाइस देते हैं, एडवाइजरी बॉडी है। DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजर, एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर रिलेटेड टू ड्रग्स। इसमें टोटल 18 मेंबर होते हैं। इसको थोड़ा उल्टा पढ़ना, पहले एक्स ऑफिसर फिर नॉमिनेटेड एक्स, तो 8, 5, 5। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड, कॉमन भाषा में मैंने हेड लिख दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सिडास्को का हेड कौन हो गया, ड्रग कंट्रोलर, PCI का प्रेसिडेंट, MCA का प्रेसिडेंट, CDL का हेड, CDRI का और IVRI का हेड। ये हो गया 8 एक्स ऑफिसर। और ये पूरी टीम का जो हेड होता है वो कौन होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज उसका प्रेसिडेंट होता है। फिर 5 नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, तो एक इंडस्ट्री से, 2 गवर्नमेंट एनआरसी से, 2 स्टेट सिडास्को के मेंबर होते हैं इलेक्टेड, 5 एक फार्मेसी का टीचर, एक मेडिसिन का टीचर, IP इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का मेंबर, एक IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन सबको फुल फॉर्म लिखना, बहुत अच्छा कंटेंट बन जाएगा। ऐसे DCC ये भी गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, DTAB को भी, स्टेट को, सेंट्रल, तीनों को एडवाइस देती है। इसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट में बहुत क्वेश्चन आता है, एनालिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट एक पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्यों करती है, ड्रग की एनालिसिस के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो B.Pharm में तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग की टेस्टिंग का अंडर द सीनियर फार्मासिस्ट, और M.Pharm में तो सीनियर, M.Pharm में तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस सीनियर एनालिस्ट के अंडर में काम करने का। साथ में उसका कोई दुकान धंधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नो एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ कॉस्मेटिक। ड्यूटीज क्या है, इसका जो सैंपल आता है उसको टेस्टिंग करके रिपोर्ट बना के भेज देता है, ठीक है। फिर प्रोसीजर क्या होती है टेस्टिंग की, तो जो भी प्रोडक्ट आया उसको रिसीव करेगा, ठीक है, चेक करेगा, है ना, सील साइन वगैरह सब देखेगा, उस पे कंडीशन नोट करने के बाद उसकी टेस्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा और उसको दे देगा। तो ड्रग एनालिस्ट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया दवाइयों की एनालिसिस के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर, सिडास्को के ऑफिसर ये सब सैंपल उठाकर कहां भेजते हैं, ड्रग एनालिसिस का, वो जांच करता, रिपोर्ट देता, उसके हिसाब से इंस्पेक्टर आगे एक्शन लेता है, ठीक है।
अब आता है ड्रग इंस्पेक्टर या डीआई। इन जनरल पहले ध्यान रखो, डीआई दो प्रकार के हो गए। एक डीआई हो गया जो मार्केट में रिटेल शॉप को, मेडिकल स्टोर को, होलसेल को देखने का काम करता है। दूसरा हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग को देखने का काम करता है, कंपनियों में जाता है, ठीक है। अब ड्रग इंस्पेक्टर भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है? इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ ड्रग। जहाँ दवाई बेची जाती है, जहाँ दवाई बनाई जाती है, उन प्रीमाइसेस को जाके देखता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है बिना फार्मासिस्ट के दवाई बेची जा रही है, दवाई का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, मिस ब्रांडेड खराब दवाइयां बेच रहा है, नकली दवाई, ये सब देखने का काम किसका होता है? डीआई। ये औसत निरीक्षक है। अब डीआई बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएट इन फार्मेसी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, इसमें भी ग्रेजुएट चलेगा, ठीक है। साथ में 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए दवाई बनाने का, दवाई की टेस्टिंग का, शेड्यूल सी ड्रग का, ठीक है। और साथ में तो पहली कंडीशन बीफार्म, एमफार्म, मतलब बीफार्म मतलब ग्रेजुएट हो मेडिसिन में, फार्मेसी में या माइक्रोबायोलॉजी में। दूसरी कंडीशन हो 18 महीने का दवाई बनाने का, टेस्टिंग का अनुभव हो, साथ में इसका भी कोई दुकान धंधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर क्या है? इंस्पेक्ट कर सकता है, इसको लिखना आगे क्या, कहाँ इंस्पेक्ट कर सकता है? जहाँ दवाई बनती है, बेची जाती है, स्टॉक की जाती है। सैंपल उठा सकता है, कहाँ से उठा सकता है? जहाँ दवाई बनाई जाती है, बेची जाती है, वहां से किसी प्रीमाइसेस से सर्च कर सकता है। उसको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा ड्रग वगैरह रखी है, किसी पर्सन को, डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, किसी कार वगैरह को, ये सब पावर है। प्रोसीजर क्या है? रिटर्न पर इन्फॉर्म करता है, 4 पेड सैंपल उठाता है, उस पर सील साइन वगैरह सब है ना मार्क करता है। फिर एक सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट को, एक कोर्ट को, एक वारंटर को, एक ओनर को दे जाता है। फिर उसकी रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से फिर बाद में एक्शन लेता है। ड्यूटीज क्या है? तो जो उसको एरिया असाइन किया है, उस एरिया में उसको साल में 2 बार कम से कम उस मेडिकल स्टोर पे, इंडस्ट्री में जाना चाहिए। फिर सैंपल जो इंपोर्टेड ड्रग है उसके सैंपल कलेक्ट करता है, कोई कंप्लेंट वगैरह हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, और जो भी काम किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, डीटीएबी, डीसीसी, ये चारों ऐसे टॉपिक है जिन पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फार्मेसी में, सब में। ये मैं की नोट से थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा जिससे रिवीजन हो जाए। आपको डिटेल में चाहिए तो बड़े नोट्स में जाकर देखो एक बार, तो और अच्छा लिखना सीख जाओगे। बड़े वीडियो देखो तो उसमें और अच्छा सा लिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आता है एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये बुक में देखोगे तो कम से कम 30 पेजेस का टॉपिक है, पर शॉर्टकट समझो आप आराम से बहुत कुछ लिख सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट 90, पहले ओपीएम एक्ट के नाम था। नार्कोटिक ड्रग किसको बोलते हैं? तो कोकालेम, कैनाबिस, ओपीएम वगैरह, कुछ सिंथेटिक ट्रामाडोल, फेंटेनाइल वगैरह, जो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी पर या फिर जो सीएनएस पे असर दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये पहले ओपीएम एक्ट था, बाद में चेंज होकर एनडीपीएस एक्ट हो गया। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं? इसको लिखना, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करने के लिए इलीगल तरीके से कोई दवाई नहीं बनाए, और जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन को फॉलो करे। कल्टीवेशन, ये ओपीएम की, भांग की, इनकी क्या खेती होती है, तो भाई वहां पर भी लाइसेंस खेत में ही लगाएगा, वैसे नहीं लगा पाएगा। कितने हेक्टेयर का उन्होंने लाइसेंस दे रखा है, वही लगाना हमको, ठीक है। फिर उनका कलेक्शन, उसका स्टोरेज, सेल के लिए लाइसेंस दे रखा तो बेच पाएगा, नहीं तो नहीं। लाइसेंस दे रखा है पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिकॉर्ड रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोसेसिंग, सबको रेगुलेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। और कौन रेगुलेट करता है? तो ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? एनसीबी, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये इंपोर्ट वगैरह को सब देखता है। स्टेट गवर्नमेंट इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को देखती है, और एक एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी है, ठीक है। अपराध क्या होते हैं, क्या पेनल्टी लगेगी? तो इलीगल तरीके से काम करना, इसको अवैध तस्करी कहते हैं। तो गलत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना, लाइसेंस नहीं ले रखा है फिर भी बना रहा है, लिया है तो रिकॉर्ड नहीं है, क्या क्या कहाँ कितना बनाया, कितना बेच दिया, तो गड़बड़ हो रही है वहां पर। कल्टीवेशन नहीं कर सकते आप गलत तरीके से, तो फाइन लगेगा। सेल, स्टोरेज वगैरह, या फिर कोई लोगों को ड्रग एब्यूज बनाने के लिए, कुछ करने के लिए फाइनेंस कर रहे हैं हम, या कोई इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको हम छिपा रहे हैं, गवर्नमेंट को बराबर जानकारी नहीं दे रहे, तो उस एक्ट का उल्लंघन होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। पहली बार इस टाइप का कोई अपराध करता है तो उसको 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख का फाइन, बार बार ये करता है तो फिर उसको 20 साल का जेल हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी पर, किस एक्टिविटी में वो आया है, ठीक है। फिर आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसको ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट एक्ट बोलते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों, ये एक्ट क्यों बनाया? तो प्रोविजन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज टू व्हिच मेक फॉल्स क्लेम एंड आर लाइकली टू बी मिसलीड द पब्लिक। लोगों को गुमराह करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए कोई भोपू लगाकर, तंबू लगाकर या कोई बैनर लगाकर गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि ये दवाई खा ले टीबी ठीक हो जाएगा, मेरा मंत्र पढ़ ले ठीक हो जाएगा,
या आप ये चूर्ण खा लो तो आपका एड्स ठीक हो जाएगा, आप डॉक्टर के पास जाना, इस टाइप से कोई गाइड नहीं कर सकता। कोई महाराज, कोई बाबा, जो भी चीजें कि मेरी भस्म लगा ले, देखो कोरोना ठीक कर दूंगा, तो ये गलत चीजें है। इस टाइप से लोग क्या करेंगे, इलाज नहीं करवाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बढ़ा लेंगे, और यदि कोई कम्युनिकेबल डिसीज है तो लोगों को भी क्या करेंगे, बीमार कर देंगे। तो गलत एडवर्टाइजमेंट ना हो। यदि ये नहीं होता तो लोग बहुत ज्यादा लोगों को मिसगाइड करते, गड़बड़ हो जाती। मैजिक रेमेडीज की डेफिनेशन मतलब जो जादुई नुस्खे हो गए या जो चमत्कारिक इफेक्ट दिखा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक रेमेडीज बोलते थे। ऐसा हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पाउडर खा के टर्मिनेट हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के लिए ये खाने से बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो दवाइयां शेड्यूल जे में लिखी गई है, लिस्टेड है, उनके लिए ठीक करने के लिए प्रिवेंट के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एडल्टरेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। क्या कर सकते, गवर्नमेंट ने किसको छूट दे रखी है, तो गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट परमिटेड एडवर्टाइजमेंट, कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन है जो जर्नल्स वगैरह में आते हैं, दवाई के ऊपर लेबल क्लेम और जो डॉक्टर को गाइड करने के लिए लिफलेट या डोसेज फॉर्म पर जो लिखा रहता है, ये परमिटेड होता है। यदि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको क्या होगा, 6 महीने की जेल हो जाएगी, बार बार कर रहा तो 1 ईयर की जेल हो जाएगी। ठीक है। अगला आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स या पीसी एक्ट। पीसी एक्ट के अंदर सीपीसीएसी आएगा और इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी है। ध्यान सुनना। तो पीसी एक्ट क्यों बनाया है, लोगों पर अत्याचार, जानवरों पर कोई अत्याचार नहीं करे, बेवजह मारे नहीं, उनको गोली नहीं मार दे, उनको पता चले कि कोई परेशान कर रहा है, बांध दिया, लटका दिया, ट्रक में बहुत ज्यादा भर के ला रहे हैं, मुर्गों को लटका के ले जा रहे थे, ऐसा नहीं करना है। ये जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है। तो पेन या सफरिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है, पीसी एक्ट आया, और इसी एक्ट के अंदर है सीपीसीएसी। पहले सीपीसीएसी था, पी हट गया तो सीसीएसी हो गया। ठीक है। तो एक कमेटी है फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। जानवरों पे जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको सुपरवाइज करने के लिए। बेवजह एक्सपेरिमेंट मत करो, बेवजह दवाई मत दो, उससे कुछ आउटपुट निकल रहा है, आपके पास प्रॉपर प्लान हो जाना चाहिए तो आप कर सकते हो उसमें। ठीक है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू अवॉइड अननेसेसरी पेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के पहले परेशान नहीं करना बेवजह, उसके टाइम पे भी आपको जहां जरूरत हो वहीं, मान लो 100 रेट्स की या रेबिट्स की जरूरत है तो वहां पर आप क्या करके आप कम पे काम कर सकते हो, उसका प्रोटोकॉल बराबर है कि नहीं, उसके बाद आपके पास कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स लग रहा है कि कुछ मिलेगा। ठीक है। और उस ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसको सेक्रीफाई करा और उसको टाके लगा के छोड़ दिया, परेशान हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ जानवर, तो उसको हमको यूथेनेशिया वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है। ह्यूमन केयर को इम्प्रूव करने के लिए एनिमल्स को थोड़ा समझे कि दवाइयों जो हम एक्सपेरिमेंट यूज कर उसका थोड़ा केयर करना है। एनास्थेसिया की गाइडलाइन दे रखी कि उसको बेहोश करने के लिए आपको कौन कौन से ड्रग्स या केमिकल देना चाहिए, उनको मृत्यु कैसे देना है, उनको डरा डरा के नहीं मारना है, तड़पा के नहीं मारना है, उनके रहने के, खाने की, इनकी सबकी प्रॉपर गाइडलाइन दे रखी है। अब किसी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज हो गया, ये इसमें एक एनिमल हाउस होता है। इस एनिमल हाउस में जानवर रखे, इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट होंगे तो सीपीसीए तो दिल्ली में वो नहीं देखी, उसका एक नॉमिनी होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो और बाकी 8 मेंबर और, तो इसको बोलते हैं इस इंस्टीट्यूट की कमेटी, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी। इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट होंगे, इनको ये 8 लोग क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। तो यदि मेरे को कोई एनिमल्स पर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी कुछ देखना है तो मैं अपना प्रपोजल बना के ले जाऊंगा इस कमेटी के सामने, वो कमेटी बैठेगी, उसको रिव्यू करेगी, यदि लग रहा है हाँ इससे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, करना चाहिए, तो उसको अप्रूवल देगी, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन बताएगी कि रेपिड से लेकर रेट ले लो तो 100 मत लो, 25 लो, 50 पैसा, उसमें कुछ और बाद में एक्सीडेंट के टाइम पर उसको सुपरवाइज करने का काम ये करती है। तो इसमें 8 पर्सन्स होते हैं, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन, एक वेटनरी डॉक्टर होता है, एक साइंटिस्ट इंचार्ज होता है ना, और एक सोशल वर्कर जो आसपास रहता है, जो कोई ना कोई सोशल वर्किंग में इन्वॉल्व रहता है। ये सब लोग मिलकर उस प्रोजेक्ट को, उस एक्सपेरिमेंट को अप्रूवल देने का काम करेंगे। ठीक है। सीपीएसई ने जानवरों के लिए कुछ गाइडलाइन दे रखी है। एनिमल हाउस के लिए क्या है, तो वेटनरी केयर होना चाहिए, क्वालिफाइड लोग हो जो उनको सब देख के डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्वारंटाइन, बाहर से एनिमल लेके आया तो उनको डायरेक्ट नहीं मिला देना, हमको कुछ दिन क्वारंटाइन में रखना है, कोई बीमार है तो उसको अलग कर देना है, उनको फूड कैसा देना चाहिए तो स्वादिष्ट हो, अलग अलग जानवर का अलग अलग खाना होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल हो, वहाँ पर टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जनरली 3 साल से बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल केस में कुछ होता है। फिर एक्सपेरिमेंट कैसा है, क्या है, कितने पर्सन, कितने लैब एनिमल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं,
पर्सनल हाइजीन जो काम करने वाले साफ सुथरे वो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लेबोरेटरी एनिमल, बाहर से लेके आ रहे तो ट्रक में भर के भीड़ लगा के नहीं ला रहे, बारिश में परेशान हो रहे, गर्मी में परेशानी होना चाहिए, प्रॉपर उसका हैंडलिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उनको क्या करना है, कैसे मारना है, तो उनको ऐसे वातावरण हो जिसमें वो डरे नहीं और क्विकली तरीके से उसको मार देना है, ऐसे तड़पा के नहीं मारना। तो सबकी कुछ गाइडलाइन दे रखे, इसको सीपीसीएच की गाइडलाइन बोलते हैं एनिमल टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। अगला इसमें पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट 1919 क्या है, ये पॉइजन को इंपोर्ट पॉइजन सेल को कंट्रोल करने के लिए बना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द इंपोर्ट पॉइजन सेल ऑफ पॉइजन टू अवॉइड द माल प्रैक्टिस ऑफ पॉइजन केस ऑफ यूजिंग टू किल अ पर्सन और एनिमल्स, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, जानवरों के खाने में या नदी किनारे खेत के आसपास ऐसे फूड डाल के जिससे जानवर मर जाता है, फसल को नुकसान दे रहा है तो वहाँ परमल वगैरह में डाल दिए तो वो छोटे जानवर मरेंगे, उनको खाकर बड़े जानवर भी मर सकते हैं, या किसी के घर में फूड में कुछ मिला दे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बना है। कौन रेगुलेट करता है, इंपोर्ट को रेगुलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेल को रेगुलेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो इसका कुछ गाइडलाइन दे रहे कि भैया हमको मेडिकल स्टोर पे पॉइजन स्टोर करना है तो बैक साइड करना है, क्रॉस का साइन लगाना है, सेफ कस्टडी में रखना है, बल्क में किसी को पॉइजन सेल नहीं करना, उसका रिकॉर्ड रखना है, 18 ईयर से कम के एज वाले को पॉइजन सेल नहीं करना है, ठीक है। और कोई गलत काम करेगा तो उसको फिर क्या होगा, जेल हो जाएगी। फसाई क्या है, तो फसाई जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया की जो फूड की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, खराब फूड मार्केट में सेल नहीं हो, ठीक है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल इंपोर्ट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। फसाई का भी कंपोजिशन होता है, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 1/3 उसमें वुमेन्स होती है। इसके मेन फंक्शन है तो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, ड्रग फूड लाइसेंस प्रोवाइड करती है, फूड को टेस्ट करती है, सैंपल उठा के घी का तेल का सैंपल उठा लिया, चेक करा सही है खराब है, रेगुलर ऑडिट वगैरह करती रहती है, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करती है कि आपको फूड खाना है, चेक करना है, कोई ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो और फैक्ट्री को भी अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहती है, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने का काम करती है। चलो एनपीपीए इंपॉर्टेंट है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है, इसके अंडर में आता है क्या, डीपीसीओ। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ये अथॉरिटी जो क्या करती है, दवाइयों के रेट फिक्स करती है, उसको रिवाइज करती है। दवाइयों के रेट नहीं फिक्स करेंगे तो क्या होगा, गरीब लोग को दवाई नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बना दी, उसको एनपीपीए कहते हैं, जो दवाई का रेट फिक्स करती है, साथ साथ में उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करती है। बहुत ज्यादा रेट कम कर दे, पता चला प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, मैन्युफैक्चरर बनाएगा नहीं उसमें, तो कंट्रोल बल्क ड्रग एपीआई और फॉर्मुलेशन की रेट को फिक्स करने गवर्नमेंट ने डीपीसीओ निकाला, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाला, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो हर इंसान को कम रेट में मिल जाए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक श्योर द एसेंशियल ड्रग्स आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। अब रेट कम करने से उसकी क्वालिटी भी बनी रहे, ऐसा नहीं उसकी क्वालिटी कम हो जाए, ठीक है, और एडुकेट प्रोडक्शन भी बना रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए बना है। इतने भी रेट कम नहीं हो जाए कि प्रोड्यूसर बनाना बंद कर दे, ठीक है। तो इसके लिए दवाइयों के रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फार्मूला दे दिया, उसको बोलते रिटेल प्राइस। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के गवर्नमेंट से हमको उसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस का अप्रूवल लेना पड़ता था। एमसी मतलब मटेरियल कास्ट, मटेरियल कास्ट का मतलब होता है जो ड्रग एक्सिपिएंट्स में यूज हो रहे कन्वर्जन का, बनाने में होने वाला खर्च, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा लग रहा है, पैकेजिंग में क्या क्या खर्च आ रहा है, दवाई बनाने के बाद मैक्सिमम अवेलेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या हो सकता है, ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या होती है, जैसे दवाइयाँ जो हर इंसान को मिल जाना चाहिए, तो वो लिस्ट में गवर्नमेंट ने डाल दी है, ठीक है। तो इस लिस्ट में डालने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसकी दवाई की एफिकेसी के असरदार भी हो, सेफ भी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट और उसका रेट भी क्या हो, कम हो। ऐसा नहीं बहुत अच्छी है पर रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं कि रेट बहुत कम है पर खराब है, उसका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है। तो इन सबको ध्यान में रख के लिस्ट बनाएंगे कि बार बार रिवाइज होती रहती है, कुछ ड्रग डिलीट हो जाती है, कुछ ड्रग इसमें ऐड हो जाते हैं। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का मतलब होता है पीसीआई ने फार्मासिस्ट को गाइड करने के लिए कुछ कोड ऑफ एथिक्स निकाले कि हमको ऐसा फार्मासिस्ट कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको बोलते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ठीक है। तो फार्मासिस्ट, इंडियन फार्मासिस्ट को गाइड करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाला आपको क्या करना है। तो आपको अलग अलग रोल कैसे प्ले करते हैं ध्यान देना इसमें। तो अपने जॉब के लिए उसके फार्मासिस्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, क्या तो जो रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस होते हैं वहीं पर मेडिकल स्टोर खोले, फिर एरर के चांसेस कम से कम हो, डिस्पेंसिंग प्रॉपर तरीके से करे, सही दवाई सप्लाई करे, हैंडलिंग
प्रिस्क्रिप्शन को पहले रीड करे, चेक करे, फिर दवाई दे, पेशेंट को काउंसलिंग अच्छे से करे और ट्रेन जो डिस्पेंसर होता है, जो दवाई डिस्पेंस करता है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, नॉलेजेबल हो, ट्रेंड हो, ईमानदार हो, कम्युनिकेटिव हो, उसको पेशेंट को अच्छे से गाइड कर पाए, जिससे पेशेंट को दवाई को लेने में समस्या नहीं आए। ये तो कि जॉब के लिए, ट्रेड के लिए क्या है, तो जब बिजनेस कर रहा है तो दवाइयों के रेट क्या हो, फेयर हो, है ना, ऐसे प्राइस सही हो, दवाई भी अच्छी क्वालिटी की, एक्सपायरी मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं देना चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दवाइयाँ हमेशा एक जेन्युइन सप्लायर से या होलसेलर से ही खरीदे, दवाइयों के भाव नहीं करे, सेल्फ सर्विस नहीं दे, हमको देना चाहिए, ऐसा नहीं वहां से निकाल लो। तो ये ट्रेड के लिए उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आता है मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर के साथ में उसके कैसे रिलेशन होना चाहिए। तो फार्मासिस्ट को कभी भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में जैसे फर्स्ट एड हम दे सकते हैं, बाकी डायग्नोसिस का, दवाई लिखने का काम किसका है, डॉक्टर का होता है। डॉक्टर को कोई कमीशन ऑफर नहीं करेगी, दवाई ज्यादा लिखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रोफेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे केयरफुल वॉच रखना चाहिए। यदि कोई फार्मासिस्ट की जगह कोई दूसरा 12th पास या कोई नॉन टेक्निकल पर्सन दवाई बांट रहा है तो उसको नहीं होने देना है हमको, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे, और कुछ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ते, जैसे आईपी हो गया, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गया। फार्मासिस्ट ओथ क्या है, तो फार्मासिस्ट, ऐसा फार्मासिस्ट हमारा क्या प्रॉमिस होता है पब्लिक के लिए, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो पीसीआई ने या गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बना है उनको पूरा फॉलो करना है, पेशेंट की काउंसलिंग अच्छे से कराना है, किसी भी कंडीशन में एक्सपायरी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। हमने जो नॉलेज लिया है उसको प्रॉपर तरीके से शेयर करें, पेशेंट को उससे ज्यादा फायदा हो, हेल्थ प्रमोशन में, काउंसलिंग में, इनमें पूरा काम हमको करना है ईमानदारी के साथ में। तो इसी शपथ लेना क्या कहलाता है, फार्मासिस्ट ओथ कहलाता है, ठीक है। फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट क्यों लाया गया है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। किसी का बार-बार गलत तरीके से अबॉर्शन होता है तो उनमें बीमार हो जाती है, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी, फिजिकल या मानसिक कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, साथ में बहुत सारी फीमेल्स की डेथ भी हो जाती है। तो गलत अबॉर्शन इलीगल तरीके से हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एमटीपी एक्ट बना दिया है। इलीगल तरीके से कोई करेगा तो डॉक्टर भी जेल जाएगा, ये जो करवा रहे घर परिवार वाले भी जेल जाएंगे। बट कुछ केसेस में लीगल होते हैं, वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करने से पता चला लीगल होना भी बंद हो गए। तो डॉक्टर को भी क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। तो उस केस के वो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसी को बोलते हैं एमटीपी एक्ट। तो लीगल टर्मिनेशन कौन सी कंडीशन में हम करवा सकते हैं, तो जब माँ की हेल्थ को दिक्कत हो, डेंजर है, फिजिकल है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आगे करने, किसी का रेप हो जाता है तो उस केस में एफआईआर के साथ में होता है ये भी। फिर बच्चा जो है वो पता चला कि गर्भ में जो अनहेल्दी है या उसमें कुछ फिजिकल मेंटल एब्नॉर्मलिटी पहले देख रही थी, उसको आगे भी लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा लग रहा है डॉक्टर को, तो करवा सकते हैं। 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर लगता है, 12 से 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी है तो उसमें 2 डॉक्टर लगेंगे, है ना, 2 गायनेकोलॉजिस्ट लगेंगे। 24 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन या टर्मिनेशन नहीं कर सकते। कौन करेगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या कहाँ करवाएंगे, तो प्लेस, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, तो जो ऑपरेशन थिएटर में लगता है सब चीजें होना चाहिए, ऑपरेशन टेबल, इंस्ट्रूमेंट, एनास्थेटिक्स वगैरह सब चीजें हमको लगेगी। जो डॉक्टर करेगा उसका क्या क्वालिफिकेशन हो, तो मेडिकल क्वालिफिकेशन हो, एमसीआई में रजिस्टर्ड हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 25 केस किसी सीनियर के अंडर में हैंडल किए हो, ठीक है। और यदि कोई ऐसा काम गलत काम करता है, इस नियम का उल्लंघन करता है तो टर्मिनेटर, यदि डॉक्टर नहीं है फिर भी ऐसा काम कर रहा है तो उस पे मर्डर केस फाइल होगा, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और यदि इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया तो 1000 का फाइन और डॉक्टर को 6 महीने की जेल हो जाती है, ठीक है। ये हम आ गए कहां पर, एमटीपी एक्ट में, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। और जो सिलेबस में आपको हाईलाइट दिख रहे टॉपिक उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उनको थोड़ा और अच्छे से टाइम देना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सिडास्को क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिडास्को क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है इसको, ठीक है। क्यों बनाई है, टू रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। हमारे देश में जो दवाई बनती है, सेल होती है, उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए, सब स्टैंडर्ड मटेरियल मार्केट में सेल नहीं हो, कंपनी गलत प्रोड्यूस नहीं करे, और ट्रायल भी हो रहे हैं तो लीगल हो, इलीगल ट्रायल नहीं हो, गवर्नमेंट की परमिशन से ही होना चाहिए।
इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, ठीक है। 6 इसके सब जोनल ऑफिस, 6 जोनल ऑफिस, 7 सब जोन, तो 6 7 कितने हो गए 13। तो फिर 13 पोर्ट ऑफिस भी है और 7 लेबोरेटरी प्लस 1 इंदौर की कितनी हो गई 8 लेबोरेटरीज इसकी, ठीक, जिसके थ्रू पूरा काम करता है। सिडास्को के क्या फंक्शन है, तो ये नए ड्रग को अप्रूवल देना, क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल देना, कहाँ ट्रायल कर लो, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना, लाइसेंस देना दवाई बनाने के लिए, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ अमेंडमेंट है, जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां कॉस्मेटिक मार्केट में उनको बैन कर देना और सीडीएल को रेगुलेट करने का काम करती है। ड्रग कंट्रोलर कौन होता है, जो सिडास्को का हेड होता है उसको बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। पर्सन होता है जो सभी अप्रूवल देने का काम करता है कि दवाइयों को, ट्रायल को, इनको सबको अप्रूवल देता है। उसको एडवाइस कौन देता है, डीटीएबी और डीसीसी जो कमेटी बने एडवाइजरी बॉडी, इसके एडवाइस पे ये काम करता है। 6 जोनल ऑफिस है, 7 सब जोनल ऑफिस है और 7 और अब एक 8 कर लेना प्लस 8 है ना 1 है ना, प्लस 1 कौन सी हो गई इंदौर की। टोटल 8 ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इनको इन शॉर्ट बोलते हैं सीडीटीएल, ठीक है। इनके सिंगल यूनिक नेम अलग अलग है पर एक साथ इसको सीडीटीएल कहते हैं। तो केकेसीसीएमजीएच, ठीक है, केकेसीसीएमजीएच, तो कोलकाता, कसौली, चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, गुवाहाटी और हैदराबाद, ठीक है। और अगले आ जाएगी ये इंदौर, एमजीएचआई हो जाएगा, ठीक है। तो सीडीएल कोलकाता, जो कसौली वाला होता है ये सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट करती है, मतलब जांच करती है, एनालिसिस करती है। तो ये कसौली वाला खास करके वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है। यहाँ वैक्सीन की टेस्टिंग होती है। क्वेश्चन कई बार फार्मेसी एग्जाम पूछते हैं कि वैक्सीन का या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग कहाँ होती है, तो कसौली के अंदर, ठीक है। तो ये सारे लैब का काम क्या है, तो जो दवाएं हमारे देश में कॉस्मेटिक उनकी क्वालिटी को निर्धारित करना, ड्रग की एनालिसिस करना, इसके बाद जो सर्वे सैंपल हो गए या ड्रग इंस्पेक्टर ने भेजे या सिडास्को ऑफिसर ने भेजे जो दवाएं इंपोर्ट की, उनकी सबकी जांच करती है और जो ड्रग एनालिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है। फिर आता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद में है। ये क्या करता है, ये क्यों बनाया गया, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में। क्यों बनाएगी ये संस्था, तो टू क्रिएट सेट स्टैंडर्ड ना, टू इज क्रिएटेड टू सेट स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इन कंट्री। जो दवाएं हमारे देश में बनती है उनकी क्वालिटी निर्धारित करता है। कैसे, तो उसके स्टैंडर्ड जो होते हैं इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिखे थे, फार्माकोपिया पब्लिश करता है, उसका अडेंडा मतलब सप्लीमेंट। अभी फार्माकोपिया आ गया मान लो 2022 में, अब अगला और कुछ न कुछ रिसर्च हुई, कुछ चीजें चेंज हुई, तो एक सप्लीमेंट एडेंडा निकाले जिसमें एडिशनल जानकारी लिखी गई। तो फार्माकोपिया पब्लिश करना, उसमें मोनोग्राफ का रिवीजन करना, उसमें अमेंडमेंट करना, ठीक है। और आईपी रेफरेंस सब्सटेंस प्रोवाइड करना, ये रेफरेंस सब्सटेंसेस को देख के आपको काम करना है, फार्मूलरी बनाना, फार्माकोविजिलेंस से एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिलेटेड जो प्रोग्राम उसको रन करने का काम करता है, ठीक है। जीआरपी देखना, बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ड्रग को उसकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट दिया है। घुलना मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन को क्रॉस करना उसकी परमेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी की, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई पर जब जल्दी घुलेगा और जल्दी उसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी है मेम्ब्रेन, तो उसकी बायोबिलिटी क्या होगी, सबसे अच्छी होगी, ठीक है। फिर आता है लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, तो बहुत ही पुअरेस्ट बायोबिलिटी, ना तो घुलता है ना परमेबिलिटी है, और ये मॉडरेट के अंदर आ जाएंगे। लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी। समझ में आ गया कि एग्जांपल याद रखना। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ, इन्वेस्टिगेशनल जो मेडिसिन होती है उनको इंसानों पर टेस्ट करना क्या कहलाता है, क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। क्यों करते हैं, तो ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को पता लगाने के लिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक ड्रग मॉलिक्यूल या ड्रग कैंडिडेट अभी अप्रूव नहीं है, इन्वेस्टिगेशनल मॉलिक्यूल सेफ इफेक्टिव है या नहीं। जिसके 4 फेस होते हैं, पहले हमको क्या INDA भरना पड़ता है, INDA इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग अप्रूवल भरेंगे, गवर्नमेंट हमको अप्रूवल देगी, जब जाके हम इंसानों पे ट्रायल करेंगे। तो फेज 1 में जो होते हैं हेल्दी वॉलंटियर लेते हैं, बीमार इंसान नहीं लेते। वे टीबी की जांच करते तो टीबी के पेशेंट नहीं लिए, अभी हेल्दी पर्सन लिए, तो 20 to 100% तो उसमें हम सेफ्टी चेक करते हैं। फिर फेज 2 के अंदर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ा लेते हैं, पेशेंट लेते हैं, जिसमें सेफ्टी के साथ साथ एफिकेसी भी चेक करते हैं कि टीबी का पेशेंट, शुगर की दवाई तो शुगर का। फिर फेज 3 में उसकी इफेक्टिवनेस और उसको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उसको कंपेयर करते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट लेते हैं। फिर यहाँ पर सब चीजें हो जाती है, गवर्नमेंट के पास हम सब डेटा देते हैं, हमको अप्रूवल दे देती है, पर फिर भी उसमें सर्वे चलता रहता है, उसको बोलते हैं फेज 4 ट्रायल। तो बाद में लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिकेसी को चेक करने के लिए हमको फेज 4 में जाना पड़ता है। और पूरा ट्रायल एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, डॉक्यूमेंट या प्लान होता है, उसके हिसाब से पूरा काम होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। और इस जो
ट्रायल हो रहा है वो एक बड़े डॉक्टर की निगरानी में होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या पीआई कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ में कॉम्पिटेंट पर्सन क्वालिफाइड लोगों की टीम होती है। फिर प्रोटोकॉल में भी सब चीजें होती है, पेशेंट की जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसका प्रॉपर हमको कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से पूरा काम होता है यहाँ पर, ठीक है। एक और इसके अंदर देख लो तो पूरा कवर हो जाएगा ये। चलो ब्लड बैंक क्या है, तो ब्लड बैंक एक लाइसेंस प्रीमाइसेस होता है जहां पर ब्लड को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग वगैरह होने का काम होता है। ब्लड बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड, तो ब्लड स्टोर करती है, ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग वगैरह करती है। फिर जो ब्लड डोनेट करके आया है तो उसको कोई HIV मलेरिया वगैरह थी तो उसकी टेस्टिंग करना। फिर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेबिलिटी देखती है, इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करती है कि ब्लड प्लाज्मा वगैरह खत्म नहीं हो जाए, तो पूरा काम होता है। इसकी मिनिमम गाइडलाइन है एक लोकेशन और सराउंडिंग, असेप्टिक कंडीशन मेंटेन हो, प्रॉपर लेआउट हो, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो जाए, क्वालिफाइड स्टाफ भी वहां पर, और एरिया है तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, प्लस प्रोसेसिंग के लिए 50 और तो 150 स्क्वायर मीटर एरिया पूरा चाहिए। वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर हो गए, ब्लड बैंक टेक्नीशियन वगैरह होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए जो प्रोसेसिंग में टेस्टिंग में यूज होती है, ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट कहलाती है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बेस देखते ना, बायोमेडिकल बेस किसको बोलते हैं, जो हॉस्पिटल से है ना या फिर मैटरनिटी होम या कोई क्लिनिक से निकलता है, जैसे निडल सिरिंज वगैरह हो गए, फिर टिश्यू हो गए, ये ब्लड बैंक से जो निकला है, ये सब चीजें बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। और ये बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, नहीं जिनसे लोगों को कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है, उसका मैनेजमेंट करना या उसको डिस्पोज करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सेग्रीगेट करना पड़ता है, ग्लास की बॉटल अलग है ना, फिर हमारे टिश्यू अलग, हैंड ग्लव्स अलग, जैसे अलग अलग बीन के अंदर उनको क्या कहते हैं सेग्रीगेट किया जाता है, फिर उनको अलग अलग मैनर में डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। बायोएथिक्स क्या होते हैं, तो बायोएथिक्स क्या है, तो जो दवाइयां इंसानों पर टेस्ट की जा रही थी, इंसानों पर टेस्ट करने के लिए ICMR ने क्या कुछ गाइडलाइन दे रखी है, उसको बायोएथिक्स बोलते थे। इथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज या गाइडलाइन है जो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जहां पर इंसान इन्वॉल्व हो रहे टेस्ट में, तो उनने कुछ गाइडलाइन दी, उसी को बायोएथिक्स बोलते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल है उसके, पहला प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल असेंसिलिटी, जरूरी हो तो ही इंसानों पे टेस्ट करो, नहीं तो मत करो। आपको लग रहा है कि पहले ही ड्रग फेल हो गया, आगे नहीं जाना हमको। फिर किसी भी इंसान पे ट्रायल कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा, उसकी सहमति से, उसके कंसेंट से करना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब होता है कि हम जो दवाई या जो रिसर्च कर रहे हैं इंसानों पे, उससे सोशल हार्मोनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसपे हम काम कर उसका डेटा पूरा कॉन्फिडेंशियल रखना है, उस पर्सन का, उन इंसानों का नाम उजागर नहीं करना। आपने भी नहीं सुना होगा पहला वैक्सीन किसको लगाया, पहले ड्रग किस पे ट्रायल, ऐसा नहीं आता, ठीक है। रिस्क मिनिमाइजेशन, सेफ्टी प्रिकॉशन पूरे लेके चलना है कि जो काम कर रहे हैं उनको भी, और बाकी जो वहां सब काम कर रहे हैं वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वाले जो सबका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी पूरा ट्रायल वगैरह हो कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड लोगों की टीम के इसमें होना चाहिए। पहले से हमको कुछ आउटकम्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर अरेंजमेंट हो, वहां पर इक्विपमेंट वगैरह फैसिलिटी सब होना चाहिए। जो भी काम किया है, जिन लोगों पे किया है, जो भी इफेक्ट आ रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना सभी लोगों की, और एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब, ठीक है, इसको देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन मेडिकल डिवाइस एक्ट, डिवाइस रेगुलेटरी एक्ट है ना, जो मेडिकल डिवाइस क्या होते हैं, तो ऐसे अपैरेटस इंस्ट्रूमेंट जो कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, उनको मेडिकल डिवाइस कहते हैं। तो मेडिकल डिवाइस को सिडास्को ने 4 कैटेगरी में बांटा है, A, B, C और D। तो लो रिस्क जैसे एब्जॉर्बेंट, कॉटन बॉल, अल्कोहल, सभी वो इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट इनके भी क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कोई इरिटेशन कर रहा है। बी में आ जाता है मॉडरेट रिस्क, हाइपोडर्मिक नीडल, थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो किसी का बीपी बहुत ज्यादा और हम उसको बीपी इंस्ट्रूमेंट कम ही दिखा रहा है, तो ये भी कैलिब्रेटेड हो। फिर लंग्स वेंटिलेटर वगैरह जो होते हैं किसमें आ जाते हैं, मॉडरेट हाई रिस्क में। हाई रिस्क में क्या आ जाता है, हार्ट के वाल, बॉडी के अंदर कोई डिवाइस इम्प्लांट किया, हाई रिस्क 4 कैटेगरी में बांटा था। इन पूरे मेडिकल डिवाइस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसको कौन रेगुलेट करता है, सिडास्को, और उसके पूरे स्टैंडर्ड दे रखे शेड्यूल M3 के अंदर मेडिकल डिवाइस बनाने की गाइडलाइन दे रहे हैं, तो उसको फुलफिल हमको करना पड़ेगा। सेल को, अप्रूवल को, इनको सबको सिडास्को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये पूरा लॉ एंड एथिक्स का रिवीजन, ठीक है। और बड़े नोट्स के अंदर आप जाके देखोगे और बड़े वीडियो आप देखोगे तो उसमें पूरा डिटेल में भी समझा रखा है, बट इसको आप ऑडियो वीडियो
जो भी अच्छे से एक बार सुन लोगे, देख लोगे, तो एक प्रॉपर इमेज क्रिएट होगी। एग्जाम में जब जाएंगे तो हमको उस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं दिमाग में पिक्चर बनी रहती है, उसको देख के हम अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।